हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, और भी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव होते हैं, ऐसे ठहराव, ऐसे एग्रीमेंट जिनको कि राज्य नियम द्वारा लॉ के द्वारा क्या कर सकते हैं, इन्फोर्सेबल यानी प्रवर्तनीय करा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाते हैं अनुबंध। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, प्रपोजल रखा जाता है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है जिससे कि वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस बन जाने के बाद क्या होता है, जब उसमें कोई कंसिडरेशन होता है यानी कि प्रतिफल होता है, तो फिर वो बन जाता है एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को जब हम प्रवर्तनीय करा सकते हैं राज्य नियम के द्वारा, तो वो बन जाता है हमारा अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक शून्य ठहराव वह होता है जो अवॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज वैलिड बट नॉट इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नॉट इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो शून्य ठहराव, जिसे कि वैध ठहराव भी बोलते हैं, क्वेश्चन में आपके वैध ठहराव या शून्य ठहराव किसी भी नाम से आ सकता है, तो वो क्या होता है। वैध होता है लेकिन लागू करने योग्य नहीं होता, दोनों पक्षों के विकल्प पर लागू करने योग्य होता है, एक पक्ष के विकल्प पर लागू करने योग्य होता है, राज्य नियम की दृष्टि में लागू करने योग्य नहीं है। तो जो आपका शून्य ठहराव होता है या वैध ठहराव होता है, वो राज्य नियम की दृष्टि में लागू करने योग्य नहीं होता, यानी कि नॉट इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो इसकी डिफिनेशन के तौर पर आप समझिए, तो ऐसा ठहराव जो किसी घटना के होने पर, किसी भी सिचुएशन के, किसी इंसिडेंट के होने पर टिका होता है और वो सिचुएशन है, वो इंसिडेंट नहीं हो सकता अब, इस वजह से क्या होगा, वो ठहराव व्यर्थ हो जाता है या फिर शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठहराव जो केवल एक अथवा अधिक पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय होता है किंतु दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर नहीं, कौन सा अनुबंध है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर ऑन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा ठहराव है जो केवल एक अथवा एक से अधिक पक्षकार जो है, उसके पार्टीज हैं, उनकी इच्छा पर परिवर्तनीय है लेकिन दूसरे पक्षकार की इच्छा परिवर्तनीय नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा अनुबंध, तो वो अनुबंध हो जाता है व्यर्थनीय अनुबंध यानी कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम श्याम को एक जो है मकान बेचने का अनुबंध करता है कि ये मकान बिना किसी आपके मोर्टगेज पे है या फिर किसी पर कोई भी किसी तरह का लोन नहीं है। उसके बाद क्या करता है, जो श्याम होगा वो उस मकान को ले लेता है, अनुबंध आपस में हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन बाद में श्याम को पता चलता है कि उस पर लोन था। तो यहाँ पर श्याम की इच्छा पर क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, व्यर्थनीय हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवैध ठहराव की दिशा में संपार्श्विक ठहराव भी डैश होते हैं। इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स द कोलेट्रल एग्रीमेंट्स आर वैलिड, वाइड, वाइडेबल, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई अवैध ठहराव किया गया है यानी कि इलीगल एग्रीमेंट किया गया है, तो उससे जुड़े हुए कोलेट्रल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाते हैं। यदि कोई ऐसे चीज़ पर आपने ठहराव किया है, कोई एग्रीमेंट किया है जो कि इलीगल एक्टिविटी होगी, इलीगल काम है, तो वहाँ पर अगर उससे जुड़ा कोई और भी ठहराव किया गया है थर्ड पार्टी के साथ, तो वो भी क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जहाँ किसी पक्ष की सहमति मिथ्या वर्णन द्वारा प्राप्त की जाती है, अनुबंध है। वेयर द कंसेंट ऑफ ए पार्टी इज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल, वाइड, वैलिड, इलीगल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपने पढ़ा होगा स्वीकृति के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, कि एक्सेप्टेंस कब स्वतंत्र नहीं मानी जाती, कब नहीं माना जाता है कि जो भी सहमति दी गई है वो स्वतंत्र रूप से है, पूरी तरह से फ्री कंसेंट है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अगर मिथ्या वर्णन के द्वारा दी गई है कि गलत बता करके, या अब जो भी हम वस्तु उसको बेच रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके गलत बोल करके हमने उस वस्तु को उस व्यक्ति को बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूटी दे रहे हैं सामने वाले को, आपको पता है स्कूटी में बहुत से फॉल्ट है, लेकिन आपने सामने वाले से कहा कि उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और उस तरह से उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को लेने के लिए। बाद में उसको पता चल रहा है कि स्कूटी में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो उसने आपने उससे छुपाई थी। तो यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार होगा, उसकी इच्छा पर जो अनुबंध होगा वो व्यर्थ नहीं हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर जो भी सहमति होती, कंसेंट होता है, उसको फ्री नहीं माना जाता। तो आपका उत्पीड़न है, अनुचित प्रभाव है, कपट है, मिथ्या वर्णन है, मिस्टेक या गलती है, ये सारी कंडीशंस में जो भी सहमति होती, कंसेंट होता है, उसको
उसको फ्री नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठहराव जिसका उद्देश्य या प्रतिफल अवैधानिक है। एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इज वाइड, वैलिड, वाइडेबल, कंटीजेंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई ऐसा ठहराव है जिसका जो भी पर्पस है या जिसका जो कंसिडरेशन प्रतिफल होगा वो क्या हो जाएगा, अवैधानिक होगा, अनलॉफुल होगा। तो इस तरह का ठहराव क्या होता है, वो तो इस तरह का ठहराव आपका व्यर्थ हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जिसका आपका प्रतिफल जो भी आपको मिलना है उसका, या फिर आपने जिस भी पर्पस से उस ठहराव को किया है वो दोनों ही क्या है, आपके इलीगल है, अनलॉफुल है। तो यहाँ पर उसका ठहराव भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अनुबंध एक डैश हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन डैश, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, ट्रेड। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इतने भी अनुबंध होते हैं वो क्या होते हैं, वचन, ठहराव, स्वीकृति, व्यापार। आपने पढ़ी होगी एक लाइन की सभी अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। यानी कि जो भी अनुबंध आपके हो तो सबसे पहले क्या होता है, प्रस्ताव होता है, प्रपोजल रखा जाता है। उसके बाद क्या होगा, स्वीकृति होती है, सामने वाला पक्ष उसको स्वीकृत करता है तो वो क्या बन जाता है, वचन बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। उसके बाद वो वचन पे फिर प्रतिफल होता है, न्यायोचित प्रतिफल होने के बाद वो क्या बन जाता है, ठहराव बनता है। और वही ठहराव जब राजनीतिक तौर पर वर्तनीय होता है तो क्या बन जाता है, अनुबंध बन जाता है। तो यहाँ पर जितने भी अनुबंध होते हैं वो पहले ठहराव होते हैं, उसके बाद वो अनुबंध बनते हैं। लेकिन सभी ठहराव अनुबंध बने ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कुछ व्यर्थ हो जाते हैं, कुछ वर्तनीय होते हैं, कुछ अवैध होते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो वर्तनीय नहीं होते, जिसकी वजह से वो अनुबंध नहीं बन पाते। इसलिए कहा जाता है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है कि सभी अनुबंध हैं तो वो आपका हो जाएगा ठहराव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध अनुबंध होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड बाय फ्री कंसेंट, आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज, हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है वैध अनुबंध होते हैं, एक तरह समझ लीजिए कि विशेषताएं बताई गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं वैध अनुबंध की कि कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट आपकी जो दे रखी है, स्वतंत्र सहमति से होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। किसी तरह के मिथ्यानन, कपट या सत्य कथन या किसी गलती या इस तरह से नहीं सहमति मिलनी चाहिए, क्योंकि सहमति क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि योग्य पक्षकार होने चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा कि अनुबंध करने की योग्यता होती है उनके पक्षकारों की, तो योग्य पक्षकारों द्वारा किए गए हों। उसके बाद आपका वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रतिफल और कंसिडरेशन है उसका वो वैध हो, और जो भी पर्पस है जिस ऑब्जेक्ट से वो अनुबंध किया जा रहा है, वो ठहराव किया जा रहा है, वो भी क्या हो, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो ये तीनों ही विशेषताएं क्या हैं, करेक्ट हो जाएंगी वैध अनुबंध के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लिखे हुए शब्दों से बनता है। डैश इज मेड बाय वर्ड्स रिटन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डैश लिखे हुए शब्दों से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, स्पष्ट अनुबंध, गर्भित अनुबंध, सहयोगिक अनुबंध या फिर अवैधानिक अनुबंध। तो यहाँ पर जो आपके काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसी में से क्वेश्चन दे रखा है। तो कितने तरीके के होते हैं, एक हो जाता है आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में आपका वैलिड आ जाता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, इलीगल है या फिर अनइफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ही आ जाते हैं। और जो आपको उत्पत्ति के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दे रखा है उसमें है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कि स्पष्ट रूप से लिखित या मौखिक रूप से उच्चारण करके, मौखिक रूप से बोल करके सहमति दी जाती है और ठहराव होता है और वो अनुबंध बनता है। उसके बाद जो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि गर्भित अनुबंध होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी अनुबंध है उसमें लिखित या मौखिक रूप से ना होकर पक्षकार जो भी दोनों पार्टीज होती हैं उनके आचरण से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ हो जाती है कि हाँ वो अनुबंध के लिए सहमत हैं। नेक्स्ट आपका जो दे रखा है सहयोगिक अनुबंध यानी कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें किसी भी घटना के घटित होने, किसी इंसिडेंट के होने या ना होने पर टिका होता है वो अनुबंध, तो वो सहयोगिक अनुबंध हो जाता है। और अवैधानिक अनुबंध आपको पता ही है, जिसका उद्देश्य आपका जो है वैधानिक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा लिखे हुए शब्दों में बनता है तो वो है स्पष्ट अनुबंध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठहराव जिसका अर्थ अनिश्चित है। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन इज वैलिड, वाइड, वाइडेबल, इलीगल। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो ऐसा ठहराव किया गया है जिसका कि अर्थ अनिश्चित है, आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि उस ठहराव में क्या बातें कही गई हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह का ठहराव राजनीति द्वारा वर्तनीय नहीं होगा और आरंभ से ही व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक सहमति, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ए पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू एक्सेप्ट, मे बी प्रिज्यूम्ड फ्रॉम साइलेंस ऑफ ऑफरी। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो सहमति होती है उसके बारे में कौन सा कथन क्या है असत्य, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। का संवहन होना चाहिए, बिल्कुल जो सहमति है, स्वीकृति है, वो दूसरे जो भी प्रस्ताव कर रहा है, जो भी प्रपोजल दे रहा है उस तक पहुँचनी जरूरी होगी, तभी क्या होगा वो मानी जाती है और वो प्रॉमिस बनता है, वचन बनता है, या उसके बाद ठहराव बनेगा।
पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जो भी स्वीकृति दी जानी चाहिए पूर्णता होनी चाहिए और बिना कंडीशन की होनी चाहिए। स्वीकार करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी कि उसी के द्वारा स्वीकृति देनी चाहिए, एक्सेप्टेंस देनी चाहिए जिससे कि प्रस्ताव किया गया है। और जो आपका नेक्स्ट दे रखा है कि बिना बोले ही स्वीकृति मानी जा सकती है, तो बिना बोले ही स्वीकृति नहीं मानी जाती। कुछ अलग कंडीशंस होती हैं जहाँ पर आपकी गर्भित स्वीकृति मानी जाती है, तो उसकी सिचुएशंस और कंडीशंस अलग हैं। अगर आपने किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखा, उसने कोई भी आपको जवाब नहीं दिया, तो वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कपट द्वारा किसी पक्ष की सहमति प्राप्त की जाती है तो अनुबंध डैश होता है। When the consent of a party is obtained by fraud, the contract is dash valid, void, voidable, इलीगल। मैंने आपको बताया था कि कब जो सहमति होती है, कंसेंट होता है, वो फ्री नहीं माना जाता है, तो उसी में से एक कपट यानी कि फ्रॉड भी होता है। तो अगर इस तरह से सहमति ली जाएगी तो अनुबंध क्या होता है, व्यर्थ नहीं हो जाता है, वाइडेबल हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। कपट का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई झूठ बोला कि या किसी तरह का कोई धोखा किया, जानबूझ करके गलत बोला, असत्य बोला, या कोई ऐसी कोई बात को छुपाना जो कि जो भी प्रस्ताव रख रहा है वो ये बात को जानता था, या फिर ऐसा कोई प्रॉमिस देना, वचन देना जो पूरा नहीं करना चाहता है, या अन्य किसी प्रकार से कोई धोखा देना, तो वो हो जाता है कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रस्ताव का खंडन हो सकता है एन ऑफर में रिवोक बाई नोटिस, काउंटर ऑफर, रीजनेबल टाइम, ऑल ऑफ दीज। तो जो प्रस्ताव होता है, प्रपोजल है, किया गया है, उसका खंडन कब किया जा सकता है। तो पहला आपको जो दे रखा है, सूचना देकर, नोटिस देकर, यानी कि जब आपने प्रस्ताव किसी के सामने रखा, उस व्यक्ति के सामने वाले पक्षकार के, उस पार्टी के स्वीकृति देने से पहले, उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप चाहें तो उसे सूचना देकर के खंडन कर सकते हैं अपने प्रस्ताव का। सेकंड आपको जो दे रखा है, प्रति प्रस्ताव द्वारा। तो यहाँ पर अगर आपने जो भी प्रस्ताव रखा है, अगर जिस व्यक्ति के सामने और दूसरा पक्षकार उसके बदले में आपके सामने कोई दूसरा उसी से रिलेटेड जो है प्रस्ताव रख देता है, तो वहाँ पर आपका जो प्रस्ताव होगा वो खंडित हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे आलोक जो है वो अपनी कोई वॉच है, घड़ी है, उसको शाम को 200 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन शाम उससे पलट के कहता है कि ये घड़ी मैं 150 रुपये में लूँगा, ना कि 200 रुपये में। यहाँ पर जो शाम है उसने वापस दूसरा प्रस्ताव रख दिया है, तो यहाँ पर जो पहला प्रस्ताव होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, खंडित माना जाएगा। नेक्स्ट जो दे रखा है आपका, उचित समय व्यतीत होने पर रीजनेबल टाइम। तो यानी कि कोई आपने जो भी प्रस्ताव किसी के सामने रखा है तो उसको एक टाइम लिमिट दी है कि आपने 3 दिन दिए हैं, 5 दिन दिए हैं सामने वाले व्यक्ति को कि इस टाइम के अंदर मुझे आप बता दीजिए कि आपको ये प्रस्ताव, हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट है या नहीं एक्सेप्ट है। तो अगर वो 5 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको आंसर नहीं करता है, अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो 3 दिन या 5 दिन बीत जाने के बाद जो आपका प्रस्ताव होगा वो ऑटोमेटिक खंडित हो जाएगा। और अगर आपने कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी है तो एक उचित समय बीत जाने के बाद वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, अपने आप ही खंडित हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही क्या है, आंसर करेक्ट है, तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रस्ताव को जब स्वीकार किया जाता है तो वह बन जाता है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस। यानी कि जो भी प्रस्ताव है, जैसे ही हमने उसके ऊपर स्वीकृति दी तो वो क्या बन गया, वो बन जाता है वचन, प्रॉमिस बन जाता है। उसके बाद जो वचन या वचनों का समूह होता है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, कंसिडरेशन हो जिसमें, तो वो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रस्ताव स्वीकार कर रहा है, तो प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद इमीडिएटली वो क्या बन जाता है, वचन बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रस्तावकर्ता द्वारा किसी प्रस्ताव की स्वीकृति पर ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर बाय एन ऑफरे ओनली द एक्सेप्टर बिकम शुड बी एक्सेप्टिंग द ऑफर, ओनली द ऑफरर बिकम्स बाउंड एज हिज टर्म्स एंड एक्सेप्टेड, बोथ द एक्सेप्टर एंड ऑफरी बिकम्स ए बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी प्रस्तावकर्ता द्वारा किसी प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद क्या होता है। केवल स्वीकारकर्ता प्रस्ताव को स्वीकार करने से बाध्य हो जाता है, केवल प्रस्तावक बाध्य हो जाता है क्योंकि उसकी शर्तें स्वीकार की जाती हैं, स्वीकर्ता और प्रस्ताव प्राप्त करने वाला दोनों ही अनुबंध के लिए बाध्य हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो स्वीकार करता होगा, यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है और जिसने प्रपोजल रखा है, वो दोनों ही क्या हो जाता है, अनुबंध के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी निश्चित व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है तो ये किस प्रकार का प्रस्ताव है। व्हेन ऑफर इज मेड टू ए डेफिनेट पर्सन इट इज नोन एज जर्नल ऑफर, क्रॉस ऑफर्स, काउंटर ऑफर, स्पेशल ऑफर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई निश्चित व्यक्ति है, उसको प्रपोजल रख दिया गया है, उसी को ही प्रस्ताव दिया गया है, तो ये कौन सा प्रस्ताव हो जाएगा, सामान्य प्रस्ताव, क्रॉस प्रस्ताव, प्रति प्रस्ताव या विशेष प्रस्ताव। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप लोग को बताऊंगी कि करेक्ट क्या है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।